हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम हरियाणा जीके के टॉप 60 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेंगे। आइए देखते हैं आप इनमें से कितने ठीक कर पाते हैं। ये क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में से लिए गए हैं। आप वीडियो को पूरी देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली राशि कितनी होती है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ये होती है ऑप्शन ए 1.5 करोड़। याद रखिएगा, स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ दी जाती है। अगला है, मोरनी हिल्स किस जिले में स्थित है। मोरनी हिल्स पंचकुला में स्थित है। ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोरनी हिल्स का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है। मोरनी हिल्स का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है। मोरनी हिल्स का उच्चतम बिंदु कहलाता है क्रो चोटी। ऑप्शन ए, मोरनी हिल्स का उच्चतम बिंदु है क्रो चोटी। और आप साथ के साथ जो है कमेंट भी करते चलिएगा कि क्रो चोटी की ऊंचाई कितनी है। अब साथ में साथ जवाब देते रहिएगा कि आपके कितने सही मिले। अगला है, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, कब किया गया था। यह किया गया था नवंबर 1967 में। ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। ये है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन ए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। अगला है, सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, स्वदेश दीपक। ऑप्शन बी, याद रखिएगा, कोर्ट मार्शल के लेखक हैं स्वदेश दीपक। अगला है, माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन हैं। ये भी 5-6 बार पूछा गया एग्जाम्स में। इसके लेखक जो हैं वो है जयनारायण कौशिक। ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला है, ईख की खेती प्रहसन के लेखक कौन हैं। ईख की खेती, ये भी बार बार पूछा गया है। ये है राजा राम शास्त्री जी। ऑप्शन ए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन हैं। भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक जो हैं वो है ऑप्शन ए, पंडित विद्यानिधि जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद करते चलिएगा। संस्कृत ग्रंथ है ये। अगला है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी। कौन से शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये की थी हिसार की। ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला है, पौंडीचेरी की राज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने कहाँ पर दून प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। दून प्रोजेक्ट का शुभारंभ जो है किरण बेदी ने किया था सोहना में। ऑप्शन ए, किरण बेदी ने किया था दून प्रोजेक्ट का सोहना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ये कहा जाता है थानेसर, कुरुक्षेत्र में है जो। ऑप्शन सी। और आपको ये कमेंट में बताना है हरियाणा का ताजमहल, आपको कमेंट में बताना है कि किसे कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि हरियाणा का ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है। आप इसको कमेंट में बताइएगा ज़रूर।
कि हरियाणा का ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है। अगला है, प्रदेश के कितने जिलों में 17 फरवरी 2018 को अंत्योदय आहार योजना की कैंटीन शुरू हुई है। कहाँ, किस में शुरू हुई है? ये हुई है अंत्योदय आहार योजना लगभग हरियाणा के 17 फरवरी 2018 को अंत्योदय आहार योजना हुई है। ऑप्शन बी, 4 जिलों में। कौन कौन से 4 जिले हैं ये भी देख लीजिए। पहला जिला जो है वो है हिसार में, दूसरा जिला है गुरुग्राम और तीसरा जिला है यमुनानगर और चौथा जिला है पंचकुला। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, 4 जिलों में। अंत्योदय आहार योजना जो है 10 रुपये में ये जो प्लेट दी जाती है खाने की। अगला है, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी, हिसार में। अगला है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ये निकाली गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। ये निकाली गई है ताजेवाला हथिनीकुंड बैराज, ऑप्शन सी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन जो है वो है, ताजेवाला स्थान से हरियाणा की कौन सी नदी निकाली गई है? ये निकाली गई है ऑप्शन ए, पश्चिमी यमुना नहर, ऑप्शन ए। याद रखिएगा। अगला है, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? किस जिले में सिंचाई की जाती है? ये की जाती है रोहतक, सोनीपत, करनाल, सभी में। तीनों के तीन ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अगला है, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? कौन सी है हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर? ये है पश्चिमी यमुना नहर, ऑप्शन डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? ये परियोजना बनी है ऑप्शन बी, बाघड़ा नहर पर, ऑप्शन बी। अगला है, ताजेवाला हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ताजेवाला हेडवर्क्स नामक पर्यटन स्थल है ऑप्शन डी, यमुनानगर में। बार बार पूछा जाता है। अगला है, हाल ही में किस नगर निगम को बंद करने की अनुमति हरियाणा सरकार ने दी है? ये दी है ऑप्शन ए, अंबाला को। ये नगर निगम नहीं है अंबाला अब। अगला है, दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में टॉप पर कौन रहा? ये रहा था ऑप्शन ये भी 4 से 5 बार पूछ लिया गया क्वेश्चन। ये टॉप पर रहा था हमारा हरियाणा, ऑप्शन डी। अगला है, आरोग्यम नामक बाइक एम्बुलेंस सेवा हरियाणा में कहाँ पर दी जा रही है? ये दी जा रही है ऑप्शन सी, पंचकुला में। याद रखिएगा। अगला है, हरियाणा में पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर क्या किया गया है? पर्यावरण नाम विभाग का नाम बदलकर किया गया है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है, किस जिले के सुभाष स्टेडियम में शूटिंग रेंज की शुरुआत हुई है? शूटिंग रेंज सुभाष स्टेडियम में कहाँ हुई है? सोनीपत में, ऑप्शन ए। सुभाष स्टेडियम जो है सोनीपत में है, याद रखिएगा।
अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कहाँ पर अपने लग्जरियस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ट्रंप टावर्स को लॉन्च किया। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ट्रंप टावर्स को लॉन्च किया, कहाँ पर किया? ये किया था गुरुग्राम में, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, गुरुग्राम में ट्रंप टावर्स को लॉन्च किया था, गुरुग्राम में। अगला है देश की पहली व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई। देश की पहली व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता जो है वो की गई थी हरियाणा में, गुरुग्राम में, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, ऑप्शन डी, गुरुग्राम में। अगला जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नेम प्रणाली से हरियाणा की कितनी मंडियों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन को चुना गया है? ये चुना गया है ऑप्शन सी, 4 को। 4 मंडियों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है हरियाणा में, याद रखिएगा। अगला जो है हरियाणा में किसानों के लिए योजनाएं बनाने के लिए कौन सा प्राधिकरण बनाया जाएगा। कौन सा प्राधिकरण बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा किसान कल्याण प्राधिकरण, ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हरियाणा का पहला महिला सब स्टेशन कहाँ पर बना। हरियाणा का जो पहला महिला सब स्टेशन है वो बना था ऑप्शन ए, पानीपत में। ए, ऑप्शन ए, पानीपत। अगला जो क्वेश्चन है वो है साइंस से रिलेटेड अब क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको करते चलिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होता है। ये होता है ऑप्शन, किस में होता है? ऑप्शन सी, धातु में। याद रखिएगा, ध्वनि का वेग जो अधिकतम धातु में होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, किसमें होता है। मतलब ध्वनि तरंगें किसमें तेजी से दौड़ती हैं? वो दौड़ती हैं ठोस में, ऑप्शन ए। याद रखिएगा। अगला है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। किस में रहेगी? ऑप्शन डी, लोहे में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, लोहे में अधिकतम रहेगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है ध्वनि तरंगें किसमें आसानी से चल सकती हैं। ये चल सकती हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। अगला है ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, किसमें। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, वो नहीं चल सकती, ठोस में चल सकती हैं, द्रव में चल सकती हैं, गैस में चल सकती, लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती, ऑप्शन डी। अगला है म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए। ये करना चाहिए ऑप्शन डी, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ऑप्शन डी। जिससे आवाज़ बाहर न जा सके, अंदर ही रहे, तो ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, करते चलिएगा और कमेंट साथ साथ करते रहिएगा कि आपके कितने जवाब सही मिले, अंत में बताइएगा ज़रूर। अगला है ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। ये कितनी होनी चाहिए? लगभग 10-17 मीटर, ऑप्शन बी। अगला है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, ये है
ऑप्शन सी 330 मीटर पर सेकंड। 330 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। अगला है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि जो चंद्रमा है उस पर वायुमंडल नहीं है। अगला है एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि क्यों नहीं सुन सकता? ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है अंतरिक्ष में, ऑप्शन सी, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए नहीं हो सकता। अगला है प्रासर्व्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, ये होती है लगभग ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्रासर्व्य ध्वनियां होती हैं। और जो है ये श्रव्य जो है नहीं होती हैं, और श्रव्य की क्या होती है 20 से 20,000 तक हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और उससे ऊपर जो ध्वनियाँ हैं वो हम नहीं सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रासर्व्य ध्वनियाँ होती हैं वो। अगला एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो है सोनोग्राफी, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन वो है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है? चमगादड़ जो है अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है ऑप्शन डी, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हें के द्वारा निर्देशित होते हैं। पराध्वनि तरंगे निकालकर वो अपना रास्ता देखते हैं चमगादड़ जो है। अगला जो क्वेश्चन है वो है साइंस से रिलेटेड। अगला है पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? पराध्वनिक जेट जो होता है उसकी उड़ान के कारण क्या होता है? ये होता है ओजोन लेयर में बाधा होती है, ऑप्शन सी। अगला है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो है वो किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन सी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। और ये जो है 35 से 25 डेसिबल के बीच में होता है। अगला है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? ये होती है लगभग 30 डेसिबल, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला है 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा, ये होता है ऑप्शन डी, यंत्र कारखाने के शोर से, ऑप्शन डी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी 100 डेसिबल का। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, ये है ऑप्शन ए 45 डेसिबल लगभग। अगला है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है, ये किया जाता है केवल ध्वनि गुणता के कारण, ऑप्शन सी, याद रखना। क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? ये होती है रेडियो तरंगों की। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तरंग लंबाई किसकी सबसे कम होती है, तरंग लंबाई किसकी सबसे कम होती है? ये होती है गामा किरणों की,
गामा किरणों की जो है तरंग लंबाई कम होती है और रेडियो तरंगों की अधिक होती है। जो है वो है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? किस द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन डी, रेडियो तरंगों द्वारा। रेडियो तरंगों द्वारा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें ध्वनि पहले सुनाई देती है और टीवी में क्या होता है, ये होता है कि उसमें ध्वनि और चित्र साथ साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जब कोई बिजली चमकती है तो उसमें बिजली पहले चमकती है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ये भी इसका एक कारण है कि टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा टीवी सेट को चलाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। अगला है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन ए, अवरक्त। अगला क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए। अगला है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। ये होता है ऑप्शन ए, आयाम मॉडुलन द्वारा, ऑप्शन ए। अगला, टेलीविज़न प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। कौन सी तकनीक है? यह है आवृत्ति आरोपण, ऑप्शन सी।